नमस्कार। अमृत तिरंगा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, शाश्वत अभिनंदन है, अभिवादन है। और आज समूचा देश अमृत महोत्सव की बेला पर उल्लासमय है और उसमें जोश भी है, राष्ट्रीय भावनाओं की गहराई भी है और उसमें एक निष्ठा भी है, समर्पण भी है, त्याग भी है। और इसी जज्बे के साथ लोग अपने घरों में तिरंगा फहरा रहे हैं, तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। तिरंगा पदयात्रा में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं और तिरंगा मार्च से जन जीवन में एक आंदोलन पैदा कर रहे हैं। सवाल बड़े गहरे हैं कि ऐसे ही जज्बातों ने हमारे इस अमृत महोत्सव को अमृतमय बना दिया है। पिछले कई दिनों से अपने अमृत तिरंगा में हम लोगों से बात कर रहे हैं, 75 वर्ष की यात्रा का विवेचन कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं और इन सवालों में दो सवाल बड़े उभर करके आए। एक तो सवाल आया इतिहास को लेकर के, एक चर्चा रही कि जो हमारा इतिहास लिखा गया उसे ईमानदारी के साथ नहीं लिखा गया। ये तो केवल ब्रिटिश हुकूमत का गजट है, गजट, जिसे हिंदी में ट्रांसलेट करके प्रस्तुत कर दिया गया। ये तो हमारे पराजय का इतिहास है। लेकिन जो हमारे सेनानियों ने अपनी अद्भुत क्षमता का, अपने बलिदान का, अपने त्याग का परिचय दिया, वो कहीं देखने को नहीं मिलता। ऐसी चर्चा भी है। दूसरी चर्चा ये भी आई, हम क्यों इतना ज़्यादा राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होने की, एकता में सूत्र में बंधने की बात कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीन आंखें तरेर रहा है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देश को एकजुट होकर के इनका जवाब देना ही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, विमर्श करेंगे और सोचेंगे भी और दिशा भी देखेंगे क्या है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर निरंकार तिवारी, प्रोफेसर सैन्य विज्ञान। तिवारी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और तिवारी जी निश्चित रूप से बताएंगे कि क्या वास्तव में ये जो चीन अपनी विस्तारवादी नीति के द्वारा ये जो हरकतें करता रहता है, हमारे में कितनी क्षमता है और हम कितने ढंग से उसका मुकाबला कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इतिहास के भी प्रोफेसर हैं डॉक्टर समर बहादुर सिंह। डॉक्टर साहब, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अपने दोनों मेहमानों का। और आप भी इतिहास के अच्छे जानकार हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने अभी हाल में आपके कुछ वक्तव्य देखे, आपके विचार देखे, तो निश्चित रूप से आप अधुनातन से जुड़ करके काम कर रहे हैं। और एक अच्छा संयोग है कि हमारे दोनों ये प्रोफेसर डीएवी कॉलेज में अपने अपने विभाग के अध्यक्ष भी हैं। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और सबसे पहले अपने इन दोनों मेहमानों को अमृत महोत्सव पर बोलने के लिए 2-2 मिनट का समय भी देता हूं। सबसे पहले डॉक्टर समर बहादुर सिंह, कृपया बताइए ये अमृत महोत्सव को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या मनन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? जी भाई साहब, मैं इतिहास का छात्र और अध्यापक होने के नाते जी स्वतंत्रता संग्राम को बड़े गंभीरता से लेता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि भारत कैसे परतंत्र हुआ था, परतंत्रता हमारी कैसी थी और उसमें कितना हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके हमें स्वतंत्रता दिलाई। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि इसको कुछ व्यक्ति विशेष, समाज विशेष तक ही सीमित रहा
ये बहुत अच्छी सोच आई है अमृत महोत्सव का कि ये जनमानस से जोड़ा जाए। स्वतंत्रता कैसे आई, कौन कौन लोग थे, ये चीज़ें हमारे गांव से, घर से जुड़ेगा, तभी हमें आने वाले बच्चों को और आने वाली जनरेशन को सबको मालूम होगा कि हम क्या थे, क्या हैं आगे और क्या होंगे। इस महोत्सव का एक उद्देश्य ये भी है कि भविष्य में हम प्रगति की तरफ ही अग्रसरित हों, और उसके लिए मान ली मोदी जी ने अपने सारे कार्यक्रम बनाए हैं और वो चल रहा है। और इस अमृत महोत्सव, अमृत होता है एक तरीके से कि आप तो एक तरीके से अमर होना, तो ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो है कैसे हम लिए है, ये अमर हो जाएगा। और सारे बच्चों में जब जानकारी आएगी उसके बाद उस हिसाब से कार्य करेंगे और हम प्रगति के तरफ अग्रसरित होंगे। भारत फिर एक बार अपने को विश्व में स्थान ले आके रहेगा और सर्वोपरिता की तरफ अग्रसरित होगा। ऐसा मेरा सोचना है, मे बी पॉसिबल ऐसा होगा। ठीक बात, बहुत अच्छी बात है। तिवारी जी आप क्या सोच रहे हैं? सर, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता का 75 वर्ष पूरा हुआ। और युद्ध सर ऐसी व्यवस्था होती है कि जब कभी निर्बल वर्ग अपने शासक या उस पर कोई थोपी गई नीतियों को अकुलाहट से दबने से वो जब अपना करवट बदलता है तो कोई न कोई ऐसी स्वतंत्रता की बेड़िया वो तोड़ देता है। अब उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लेकर के और जहाँ भी कभी विजय की भावना होती है वहाँ युद्ध जुड़ता ही जुड़ता है। युद्ध एक असंभावित प्रक्रिया है, वो चलता है। और यही व्यवस्था हुई जब हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले देखा होगा, जहाँ तक शुरुआत इसकी आई, जिन लोगों ने ये कहा कि 10 मई को 1857 से पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसे अंग्रेजों ने दबाने का प्रयास किया। और वहीं एक बड़ी गलती हमारे भारतीयों से चूक के नाते हो गई। और वो चूक ये हो गई, उन्होंने इसको जब स्वतंत्रता संग्राम का पहला संघर्ष हुआ और मंगल पांडे ने गोलियां चलाईं और इस नाते चलाईं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग इस पर अकुलाहट में आ गए कि उनके कारतूस जो थे मुंह से छीलने पड़ते थे और उसमें सुअर और गाय की चर्बी की व्यवस्था हुई। उसको एक षड्यंत्र के तंत्र पर यह कहा गया कि ये अफवाह है। अब सर एक छोटी बात हम बताना चाहते हैं कि अफवाह होता क्या है, जबकि ये प्रचार था। अफवाह उसको कहते हैं जहां से कोई चीज कहां से शुरू हुई उसका कोई स्रोत ना हो, कहां जा रही, किसने कहा, कब कहा, कोई मतलब ना हो, किसी ने किसी से कहा, वो अफवाह की व्यवस्था होती है। लेकिन अगर किसी सही चीज को जिसका नाम प्रचार होना चाहिए था उसको अफवाह के रूप में बदल दिया। प्रचार क्या होता है? प्रचार स्रोत भी सही होता है, कहने वाला भी सही होता है, समय भी सही होता है। ये तीनों चीजें उसमें थी। प्रचार के रूप में, प्रचार में भी गलत सही हो सकता है, प्रचार में काला प्रचार भी होता है, भूरा प्रचार भी होता है, सफेद प्रचार भी होता है, लेकिन प्रचार की व्यवस्था को स्रोत का आधार होता है। लेकिन इसमें यह फैला दिया अंग्रेजों ने कि एक छोटी सी सैनिक क्रांति है, सैनिक विद्रोह, क्रांति भी नहीं, उसको विद्रोह का नाम गदर कह दिया था। जी, गलत कह दिया। और उस गलत को अफवाह के गदर बोल दिया था, गदर बोल दिया था। गदर बोल करके उसको अफवाह का रूप दे दिया कि अफवाह फैल गई। अफवाह नहीं फैली थी, वो प्रचार करने के रूप में आया। अगर यही अफवाह और प्रचार के स्वरूप को देख लिया जाता तो जिन जिन रूपों में ये बंट करके और थोड़ा सा इसकी लहर हल्की हो गई, वैसा ना होता। ये हमारा देश इससे बहुत पहले स्वतंत्र हो गया होता, इसीलिए उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। आइए, जब भी देर सवेर भगवान ने ऐसा किया कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र होते ही हमारे यहाँ शुरू से, प्रारंभ से ही हमारे वीर सैनिकों की व्यवस्था रही। हमारे यहाँ सैनिक भी थे और आज भी हैं। अब हम इन 75 वर्षों में हमने क्या खोया क्या पाया, जब इस व्यवस्था पर हम ध्यान करते हैं तो शुरुआत में ही हमें संघर्ष की रूपरेखा मिली। वह भी पाकिस्तान के द्वारा हमें कई युद्ध लड़ने पड़े। 47 में जैसे विभाजन के रूप में जो है कश्मीर की समस्या को लेकर 47 में हमने युद्ध किया, फिर हमारे 65 में युद्ध हुए, फिर 71 में युद्ध हुए, इसी बीच चीन से हमारे युद्ध हुए। हम युद्ध करते करते मजबूत भी हुए और हमने संघर्ष को भी झेला। और आज स्थिति यह है कि विश्व की चौथी महाशक्ति हमारे पास सैन्य के रूप में आ गई। ठीक बात है। समर बहादुर जी। जी सर, जरा ये समझाइए कि अभी आपने जो बात कह रहे थे उसमें आपने कहीं ना कहीं ये कह दिया कि गांव और लोगों की वो जो भूमिका थी शहरों की वो नहीं आ पाए, ये क्या कह रहे थे आप? जरा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए जरा। जी जी जी, हाँ। जी। जैसे सर मेरा ये मानना है कि जो भी इतिहास लिखा गया है वो एक राष्ट्रीय स्तर पे लिखा गया है जी, समझ रहे हैं।
और उसको बड़े राइटर्स ने लिखा, और वो कहीं हमें ये लगता है दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में बैठ के लिखा गया है। अगर उसको लोकल लेवल पे क्षेत्रीय इतिहास से भी उस पे लेखन आ जाता तो ये हमारे जो जनमानस के बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी, बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो सब भी आते, और बड़े मतलब इस तरीके का था। जैसे उदाहरण के स्वरूप में आप कानपुर का ले लीजिए। कानपुर का इतिहास तो इतना गरिमामयी है, वो समझिए कि 1857 से ही स्टार्ट हो जाता है। और उस समय एक ऐसी शासन व्यवस्था यहाँ हो गई थी, नाना साहब ने महीनों यहाँ पर उनका शासन हो गया था, और अंग्रेज यहाँ से एक तरीके से हटा दिए गए थे। अजीमुल्ला साहब यहाँ पे डीएम बना दिए गए थे, और पूरा जो है उनका फरमान जारी होने लगा था। अंग्रेज एकदम दुबक के बैठ गए थे। लास्ट में नाना साहब पेशवा से उनका कंप्रोमाइज होता है, वो कहते हैं हमें यहाँ से हटा दिया जाए। और एक रात में ये स्थिति होती है कि उनको जो है भेजा जाता है, और ये सब जो है नाना राव पार्क, वहाँ पे सब इकट्ठा रहते हैं, वहीं बंदी बनाए जाते हैं। जब भेजे जाते हैं, सती चौरा यहीं पर है कैंटोनमेंट एरिया में, वहाँ पे नाविक करीब 100-150 नाविक थे, जिसमें बैठा के 200-250 ही अंग्रेज को उनको हटाया जाना था। इलाहाबाद की तरफ जाते वो, फिर वो से अपने से सुरक्षित स्थान पे रहते। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि बनारस से, इलाहाबाद से जो सैनिक यहाँ से गए थे, उन लोगों ने बताया कि अंग्रेजों ने कैसे कैसे वहाँ पर ये अत्याचार कर रहे हैं, और उन लोगों से बताया। तभी किसी क्रांतिकारी ने यहाँ बिगुल बजा दिया, और फिर उसमें मारपीट होने लगी, और नाविक नाव छोड़ के चले गए। ये लोगों ने बंदूक से मारा, लेकिन उसमें नाना साहब को जब मालूम होता है, स्वयं जाते हैं और वहां से फिर लोगों को ले आते हैं। लेकिन समर बहादुर जी सर, ये तो हमारे इतिहास में इसका उल्लेख है जी। इसमें क्या चीज रह गई थी? नहीं सर, वो रह गई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि फिर उसी पीरियड में जी जो महीनों इनका शासक चलता है, हैबलाक साहब यहाँ पे रहते हैं। उन्होंने फिर उनकी जब 17 जुलाई को फिर से यहाँ पे अपना शासन ले लेते हैं। ये 2 तरीके की सैनिक व्यवस्था थी सर यहाँ पे। एक तो सैनिक जो थे पूरे हिंदुस्तानी थे, अफसर उनके जो अंग्रेज थे, और एक जो दूसरी व्यवस्था थी उसमें अंग्रेज सैनिक और अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, हिंदुस्तानी कोई अधिकारी नहीं होता। 2 व्यवस्थाएं थी, जिसमें करीब 2,33,000 जो है सैनिक भारतीय थे, और ये 45,000 मात्र अंग्रेज सैनिक पूरे यहाँ पे थे, पूरे हिंदुस्तान में। इस तरीके से आप कह सकते हैं। और ये क्या करते थे, ये किसी की बात नहीं सुनते थे। और उसके बाद जब इनका शासन आया हैबलाक का, गली गली कूचे कूचे जिसको पाते थे उसको मारते थे, और उसके बाद जो है कई जगह लूट मार किए, बड़े बड़े घरों में घुस जाते थे। हैबलाक साहब स्वयं जो है काफी चिंतित हो गए। उन्होंने फिर किसी एक अधिकारी को नियुक्त किया कि अगर कोई आदमी वर्दी पहन के लूट रहा है तो उसको फांसी की सजा दी जाए। इसी के बाद नील साहब आए, और उन्होंने भी यही किया। यही सारी व्यवस्थाएं चलती रही, और गांवों से लोग आए शहरों में कि कैसे जो है क्रांति को मिटाया जा रहा। उसमें हजारों लोग मारे गए, और जिससे ये रहा। लेकिन एक स्थिति आएगी, चूंकि हम लोगों के पास पूरा तंत्र नहीं था उस समय, अंग्रेजों के पास एक शासन तंत्र था, बंदूकें थी, आर्म्स थे, तोप थे, और वो धीरे धीरे इस पे कर लेते हैं। और वो स्वतंत्रता संग्राम फिर जो स्टार्ट होता है कानपुर, फर्रुखाबाद, मेरठ, ये सब स्थानों से, बरेली, फैजाबाद, लखनऊ, धीरे धीरे वो फैलकर बिहार, जगदीशपुर और दिल्ली, ये सब स्थानों पे जब फैल जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद, 2-3 महीने बाद अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहीं न कहीं से लोगों के दिमाग में आ गया। फिर इसी के साथ हमारे चिंतक भी आते हैं, फिर और लोग आते हैं, धीरे धीरे वो चल के लास्ट में 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र होता है। बहुत अच्छी कई स्टेजेस में चलता है। जरा मैं अभी थोड़ा सा इस पे और जिक्र करूंगा आपसे। निरंकार जी, ये बताइए कि आपने भी कहा कि अभी हमारी चौथी शक्ति के रूप में हम हुए हैं, और आप इधर देख रहे हैं कि लगातार चीन जो है वो विस्तारवादी नीति के, कभी हमारी सीमा के पास सड़क बना देता है, कहीं कुछ कर देता है, कुछ नहीं कर देता। तो क्या आपको लगता है कि हमको चीन कमजोर समझ रहा है और वो हमारे ऊपर एक दबाव बना रहा है, और हम उसका समुचित दबाव का जवाब भी दे रहे हैं? क्या स्थिति आपको दिखती है? क्या सर, जैसा कि पहले 62 को याद करके चीन
कुछ उत्तेजना में रहता है। जी हाँ, 62 को याद करता है। हाँ। और 62 की स्थिति से सर आज की स्थिति बहुत अलग है। 62 में हमारे पास कुछ नहीं था, यहाँ तक कि शस्त्रास्त्र भी नहीं थे। हमारे सैनिक बॉर्डर तक पहुंचते थे और उसके बाद में उनके पास वैसे शस्त्रास्त्र नहीं होते थे। आज की स्थिति में बिल्कुल अंतर है। आज हम चीन का पूरा मुकाबला कर रहे हैं और आपने कई स्थितियां देखी जो अभी हुई, घटना घटी। इन स्थितियों में ऐसा हुआ कि भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को करारा जवाब दिया, जबकि प्रहार उनकी तरफ से पहले हुआ। इतनी शक्ति हमारे अंदर अब आ गई। दूसरी बात यह हुई कि आज की स्थिति में जब चीन की जनसंख्या की दृष्टि से अधिक होने के नाते उसकी सैन्य संख्या अधिक थी, हमारे पास आज उसकी अभी 11 अगस्त को एक 24 न्यूज में आया है और उसका प्रमाण दिया कि उन्होंने बताया कि 3 गुना शक्ति हमारी हो गई। उसको इस प्रकार से हुआ कि 51 लाख कुछ हजार सैनिक हमारे पास इस समय हैं, जिसमें 13 लाख कुछ सैनिक हमारे पास जो सशस्त्र सैनिक हैं, रेगुलर आर्मी है, और शेष हमारे अर्धसैनिक बल हैं। अर्धसैनिक बलों की संख्या को मिला दें तो हम उनसे बहुत ज्यादा आगे जाते हैं। उनकी संख्या कुल अभी हमारे से बहुत कम है। स्थिति संख्या, सैन्य संख्या की उनकी अधिक है, लेकिन हमारी अब उनकी जो जनसंख्या है वो अधिक है, लेकिन सैन्य संख्या हमारी अधिक है। दूसरी बात क्या है, हमारे पास उनसे अधिक शक्ति हर चीज की है। सामान में वो कुछ चीजों में हमारे अभी सैन्य शक्ति में कहीं कहीं पर वो आगे हैं भी, लेकिन अगर कैलकुलेशन की दृष्टि से देखा जाए सर, तो हम उनसे इसलिए ज्यादा बैठते हैं क्योंकि हमारी क्षमता और हमारे कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो चीन से कई गुना अधिक है। कई गुना। बहुत अच्छी बात है। प्रियंका जी, एक थोड़ा सवाल का जवाब और दे दीजिए। ये जो ताइवान को लेकर के इस समय अपनी हरकतें दिखा रहा है, अमेरिका भी अपने युद्धपोत को भेज रहा है, रोज वो अपने हवाई जहाज गड़गड़ा देता है ताइवान पे, इसको आप किस रूप में देखते हैं? सर, इसको देख रहे हैं, वह एक मानसिक दबाव बनाना चाहता है, मानसिक, और वो साइकोलॉजिकल वारफेयर में चीन ये ताइवान पर बनाना चाहता है कि भारत पर? नहीं, वो सर ताइवान पर तो बनाना चाहता ही रहता है। हाँ। वो एशिया के अन्य देशों को, जैसे अपने पड़ोसियों को भी वो इस हरकत में लेना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि रूस भले यूक्रेन में अभी थोड़ा उलझा हुआ है, लेकिन हम एक ही बार में ताइवान को अपने झटके में ले लेंगे, जबकि यह साइकोलॉजिकल वारफेयर उसका पूर्णतया भारत तो नकार चुका है। इसलिए कि ताइवान से वो किसी भी तरीके से अगर लड़ने की कोशिश भी करता है तो जो वो अमेरिका उसका साथ देगा वो तो और अन्य बातें हैं। यूक्रेन ने जैसे नाटो में क्या किया, कम दिया, ज्यादा दिया, लेकिन भारत अपनी सीमा में इस तरीके से तैयार है, उसकी किसी भी साइकोलॉजिकल वारफेयर से हम उससे आगे हैं। ठीक बात है, हम कतई किसी प्रेशर में नहीं। प्रेशर में। सलमान बहादुर जी, अभी आप चर्चा कर रहे थे और आपने बहुत अच्छे ढंग से हजीमुल्लाह का भी बयान दिया। हजीमुल्लाह हमारे कानपुर के कुरसवा में रहते थे, शिक्षक भी थे, तात्या टोपे के, और उन्होंने जो क़याम आज़ादी अखबार निकाला उसके लिए वो विदेश भी गए थे। बहुत अच्छी बात है। क्या आपको लगता है कि अब जो है, जो हमारे बहुत से ऐसे सेनानी छूट गए हैं, उनके लिए नए तरीके से रिसर्च हो, उनका लेखन हो, क्या इसके लिए कोई व्यवस्था की जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को अपने स्थानीय लोगों के बारे में भी अच्छी तरीके से परिचय हो सके? जी सर। सर, अमृत महोत्सव का एक उद्देश्य भी है कि जो हमारे सेनानी छूट गए हैं उनको हम कलेक्ट करें किसी माध्यम से, चाहे इतिहास संकलन के माध्यम से या और कोई माध्यम से। किसी के पास कोई अभिलेख हो तो वो ले आके दे, क्योंकि इतिहास हमेशा सर अभिलेखों पे चलता है। अगर अभिलेख कहीं भी मिल जाते हैं, अब जो आपने एक ब्रिटिश गजेटियर ही हम लोगों का मेन था उस जमाने में। एक छोटी सी घटना सर हमें याद आती है कि जब हम पीजी में थे तो हमारे एक प्रोफेसर सीबी त्रिपाठी साहब उस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे इलाहाबाद में। सीबी त्रिपाठी साहब ने एक घटना सर हमें बताई थी कि ऐसा था कि मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में रिफ्रेशर ओरिएंटेशन करने गया था और वहाँ अमेरिकन हिस्ट्री पे हो रहा था। अमेरिका के प्रोफेसर साहब आए हुए थे, हमारे ही रूम में रुके हुए थे, और ये घटना होगी सर 78 की, 1978 की। तो कहा हम दोनों लोग रुके हुए थे और उनको जो लगा कि रात में 2 बजे वो जो उस समय पोर्टेबल टाइपराइटर छोटा नहीं होता था, उसी पे बैठ के टेबल चेयर पे कुछ लिख रहे थे। मेरी नींद खुली, मैंने बॉस क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यार लेटर लिख रहे हैं वाइफ को। तो कहा वाइफ को लेटर लिख रहे हैं तो उसमें कार्बन लगाने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा कि साहब जो है कार्बन इसलिए लगाया जा रहा है कि एक लेटर वहां चला जाएगा, एक उसका एविडेंस हमारे पास रहेगा।
आज हम भारतीय सिर्फ एविडेंस के अभाव में बहुत कुछ जो है इतिहास को नहीं देख पा रहे हैं। अगर उस जमाने की मानसिकता हम लोगों की भी हो जाए तो शायद इतिहास हमारा बड़ा सशक्त हो जाएगा। तो ढूंढने की जरूरत है, गांव में जाके ढूंढने की जरूरत है, वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों या बुजुर्गों से मिलने की जरूरत है। जैसे और एक घटना हम आपको सर बताएंगे। अभी क्या हुआ कि एक और प्रोफेसर थे डॉक्टर आरपी त्रिपाठी, बड़े रिनाउंड प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, डाउन एंड राइज ऑफ मुगल एम्पायर पे, मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष एवं पे उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी किताब है सर। उनकी ये स्थिति थी, वो बाय द वे कानपुर के ही रहने वाले थे। हाँ, आरपी त्रिपाठी साहब। हम बड़ा परेशान रहते थे सर कि वो उनकी जो है घटना, तो उनके पता लगा कि वो ब्रज भाषा के बड़े अच्छे कवि भी थे। और हाँ। उनकी किताब कुछ एविडेंस हमें मिल गए, फिर उस पे हम थोड़ा सा काम किए। तो मुझे लगता है कि आज भी हमें इतिहास में लोगों से मिलना जुलना, पुराने लोगों से, सीनियर से, या कहीं भी बहुत कुछ मिल सकता है हमें। अभी स्वतंत्र हुए 75 साल हुए, उस समय जो कई लोग 80 साल के आज भी जिंदा हैं गाँव में, 90-90 साल के हैं, वो कई घटनाएं भी स्वयं बताते हैं या अपने पूर्वजों से सीखे रहते हैं। तो अगर हम इस तरीके का कार्य करें, गाँवों से लेके हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है सर, अगर यहाँ से ये सारी चीजें मिल जाएगा। इतिहास लेखन की बात हो रही है, आप भी चाहते हैं ये होना चाहिए। दो बातें जी, क्या लोगों में इसके प्रति उत्सुकता है कि हम ऐसा इतिहास जाने, नंबर एक, या युवा पीढ़ी इतिहास को जानना चाहती है? नंबर दो, जो रिसर्च वर्क हो रहा है तो वो क्या अभी तो परंपरागत हो रहा है या फिर कहीं उसमें भी अब इस दिशा में कुछ पहल शुरू हुई है? नहीं सर, पहल शुरू हो गई है। पहले होता क्या था कि आप कोई भी प्रोफेसर पास चले जाते थे, सिनॉप्सिस बन जाती थी और अप्रूव हो जाती थी, आप शोध कार्य करना शुरू कर दिए। अब सारी यूनिवर्सिटीज जो है कम से कम उसका एग्जामिनेशन ले रही हैं एंट्रेंस से, फिर उसके बाद 6 महीने क्लास चल रहे हैं, उन क्लासेस के बाद एग्जामिनेशन हो रहा है। सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट की, इतिहास की ही बात कर रहे हैं। इतिहास क्या सारे सब्जेक्ट के ही हो रहा है। अब चेंज आ रहा सर रिसर्च में। अब रिसर्च जो हो रही है कुछ पहले से गुणात्मक सुधार में जा रहे हैं सर। और बच्चे भी जो नए आ रहे हैं, नए प्रोफेसर्स भी ये चाहते हैं कोई नई चीज आए जिससे मेरा नाम हो, मेरे स्टूडेंट्स का नाम हो। तो इस तरीके का चल रहा है और चलेगा सर, वैसा नहीं है। और इतिहास को थोड़ा सा अभी भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जो पहले लिखा गया था तो इसके 3 टाइप के हैं। एक तो लेफ्टिस्ट है सर, एक राइटिस्ट है, एक किसी जमाने में थर्ड स्कूल ऑफ हिस्ट्री इलाहाबाद हुआ करती थी, जहां आरपी त्रिपाठी, डॉक्टर बेनी प्रसाद, डॉक्टर ताराचंद, ये लोग एकदम रिसर्च कर करके और अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाते थे। तो आज हमें जो है इस पे शोध की आवश्यकता है और बड़े लार्ज स्केल पे सेमिनार होना चाहिए, ओरिएंटेशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये होती है सर, कभी भी कोई भी कार्य आगे बढ़ता है तो शासन का योगदान होता है सर। भाई एक गरीब शिक्षक, गरीब क्या मतलब वो अपने जीव को पार्जन में कर रहा है, उसके पास इतना नहीं है कि वो जा जाके इन सबको कलेक्शन करे। अगर कहीं से आर्थिक मदद होती है या कोई संस्था करती है, इस टाइप के भी लोग हैं। यूजीसी कर तो रही है दिशा में, कर रही है सर, उसमें भी कई प्रोसेस होते हैं, थोड़ा बहुत मिल भी जाता है लोगों को, लेकिन एक लोकल स्तर पर भी होना चाहिए। और कुछ हमारे जो पहले के पूंजीपत थे वो करते थे, वो मदद करते थे। हरि सिंघानिया, तो इस तरीके से हमारे यहाँ कुछ ऐसा एक हर जिले में, हर कमिश्नरी में, हर स्टेट में अगर सरकार की मंशा हो तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है सर। ठीक बात, ठीक सर। प्रियंका जी, इस समय एक धारणा बनी हुई है, लोग एक ओर पाकिस्तान को रखते हैं, दूसरी ओर चाइना को रखते हैं, और अब लोगों में ये विकसित होने लगा कि नहीं साहब, चाइना हमारा नंबर 1 का दुश्मन है, पाकिस्तान नहीं। और कहने लग जा रहे पाकिस्तान क्या लड़ेगा, वो तो खुद ही भूखा है। तो वो, लेकिन जिस तरीके से अपनी शक्ति के द्वारा चीन आंखें तरेरता है, उसी तरीके से पाकिस्तान भी अपनी आतंकवादी गतियों के द्वारा पूरी तरीके से अपने भारत को परेशान किए हुए। अभी भी रोज आतंकवादी निकलते, 370 हट गई, उसके बाद भी लोग समस्याएं हो रही हैं। तो हम चीन और पाकिस्तान को किस रूप में आके? सर, आपने इतना बढ़िया प्रश्न किया है कि मन बहुत हर्षित हो गया। ये बताना सर बहुत आवश्यक है कि जब शीत युद्ध का समय था, आपने देखा होगा पूर्व में, तो अमेरिका और रूस ने इसी ढंग से ये सोचा था जैसे आज भारत और चीन सोच रहा है।
तो उसमें क्या हुआ कि इतना रूस ने इतने शासन में जो है वो अपनी व्यवस्था की, इतने परमाणु अस्त्र बनाए कि वो धीरे धीरे करके और नाटो के खिलाफ इतना ज्यादा वो सैन्य शक्ति बढ़ाने की कोशिश की, लोगों को मिलाना, लोगों के उसमें सब उनको शस्त्रास्त्र देना और ये सब करना, कि धीरे धीरे करके वो गरीब हो गया। अब अंत में आपने देखा 1991 में उसके 15 टुकड़े हुए। स्थिति यहाँ पर सीधी सीधी दिखाई दे रही है। ये दिखाई दे रही है कि चीन हमसे आर्थिक शक्ति में अधिक है, इसमें कोई अभी दो राय नहीं है। भारत अब बहुत तेजी से अपनी अर्थशक्ति भी बढ़ा रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बुभुक्षता किम न करोति पापम, वो तो कुछ समझ बूझ करके करेगा, लेकिन जो भूखा नंगा है पाकिस्तान, वो कौन सी छोटी से छोटी हरकत कर देगा, इसके बारे में बिल्कुल आपने इतना सटीक प्रश्न किया, इसको बताने की बहुत मंशा हमारी थी। आज बहुत अच्छा मंच मिला। हम ये बताना चाहते हैं चीन बहुत देर में हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। पाकिस्तान के पास कुछ रखने और देने रखने के लिए नहीं, वो बहुत कुछ नुकसान करने की स्थिति में रहता हमेशा। इसलिए चीन हमारा बिगाड़ पाएगा ना बिगाड़ पाएगा, पाकिस्तान रोज ही हमारे नुकसान करने में लगा है। इसलिए हमें चीन की सैन्य शक्ति से अधिक शक्ति हमारी हो रही है, प्रसन्नता के विषय है, और वो हमें किस स्तर से उसको लड़ना एक विषय है। लेकिन रोज के जो ये हमें नाखून मार रहा है, इससे समझने के लिए सर अभी जितनी शक्ति हो रही है और ज्यादा शक्ति बॉर्डरों पर होनी चाहिए। और सारे लोगों को अब सर वो स्थिति हो गई है कि कभी जब सैनिक बंदूक लेकर के और बॉर्डर पर खड़ा होता था या लोगों को देखता था, अब इतनी जागरूकता फैली है और फैलाने की आवश्यकता है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर बच्चे हर नागरिक अपने शस्त्रास्त्रों को लिए, ये जो मोबाइल है ये बड़ा शस्त्रास्त्र है, तमाम सूचनाएं आप भेज सकते हैं, दे सकते हैं, कर सकते हैं। अब वही एक युद्ध नहीं रह गया जब शस्त्रास्त्रों से ही लड़ा जाता था। अब तमाम युद्ध के इतने अस्त्र हो गए हैं जो सूचना और संचार के माध्यम से आप एक दूसरे को देते हैं और जागरूक करने के लिए। अब सबको बहुत जागरूक रहना है और पाकिस्तान की तमाम इन हरकतों से निपटने के लिए अब इसकी एक बहुत निर्धारित शिक्षा की आवश्यकता है। एक सवाल ये भी, ये जो पाकिस्तान सब कुछ कर रहा है वो तो चीन के बदौलत कर रहा है, क्योंकि उसका एक कॉरिडोर भी जा रहा है पीओके से होकर के, और इस कारण चीन सोचता है कि अगर हम कमजोर हो गए या पीओके पे भारत आ गया तो मेरी तो स्थिति बिगड़ जाएगी, उसने जो अपना बड़ा भारी सपना देख रखा है उससे दूर हो जाएगा। तो ये क्या पाकिस्तान जो आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, ये क्या चीन से ही संबल होकर के कर रहा है या फिर उसकी अपनी कोई स्वतंत्र नीति भी है? बिल्कुल सही पूछा सर आपने। इसका जितना 90% जो करने की इसकी मादा बढ़ रही है, क्योंकि अब वो बिल्कुल बौराया पगलाया हुआ है। और जो आपने बिल्कुल बात सही कहा, चीन के सहयोग के नाते वो आर्थिक सहयोग तो देता ही देता है, उसको तमाम सहयोग देता है। यहाँ तक परमाणु नीति का भी जो भी उसकी व्यवस्था रही वो सब दुनिया जानती है कि चीन के माध्यम से उसको मिला। चीन इसको सह इसलिए देता है कि भारत को कहीं ना कहीं उलझाए रखें एक जगह पर। भारत को जब उलझाए रखेंगे, वो पाकिस्तान से ही परेशान रहेगा, तो हमारी तरफ बढ़ने के वो तमाम जो आर्थिक तंत्र फैलाया हुआ है आज, वो उससे कुछ संकुचित विचारधारा करे और वो हमसे किसी तरीके से पीछे जाए। भारत को इन चीजों को बहुत समझने की जरूरत है कि अगर किसी ने पीठ पर हाथ रखा है पाकिस्तान के, वो चीन है। और वो केवल ये नहीं चाहता है चीन ये चाहता है कि भारत किसी उलझाव में बढ़ करके अपने अन्य चीजों को बढ़ाने में वो शिथिलता बरते उस उलझाव को, और भारत को केवल यही देखना है। ये सरकार इस बात के लिए धन्यवाद का पात्र है कि ये अपने को अब धीरे धीरे करके पाकिस्तान से बहुत उजलने की जरूरत नहीं कर रही है। उसको एक तरीके से जानती है कि तुम्हें कितने स्तर तक हमें समझना है, और बाकी चीजों में प्रगति के अपने तौर पर लगी हो, यही उसको करना चाहिए। ठीक। तो राजू जी एक सवाल और, अक्सर जब हम बात करते हैं तो गांधी नेहरू और खास तौर से नेहरू को कटघरे में खड़ा करते हैं। हम आपसे केवल ये जानना चाहते हैं कि आप गांधी और नेहरू की भूमिका को किस रूप में देखते हैं? कभी कोई कहता है ये आधुनिक भारत के निर्माता है, कोई कहता है अरे नहीं इनके कारण जो है बंटवारा हो गया, अब चाइना हमारे ऊपर हो गया क्योंकि गलत नीतियां थी। एक और ये नेहरू को कटघरे में किया। गांधी जी को भी लेकर के कहा जाता है कि उनका जो नेहरू प्रेम था वो जो था वो गड़बड़ कर गया, अगर पटेल जी बन जाते प्रधानमंत्री तो ये नाना प्रकार की चर्चाएं होती। हम सबसे पहले आपसे गांधी की भूमिका पर बात करेंगे। सर, आपका प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि आज एक फैशन सा हो गया है लोगों की आलोचना करना, और लोग सिर्फ राजनीतिक
चश्मे से एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। बहुत सही बात। लेकिन सर मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ, इतिहास का अध्यापक हूँ और इतिहास को पढ़ा हूँ। जहाँ तक मेरी स्थिति है सर, गांधी और नेहरू के योगदान को कोई आदमी इग्नोर नहीं कर सकता। और स्पेशली गांधी जी को हम पहले लेते हैं। गांधी जी जिस समय आए थे और साउथ अफ्रीका गए और वहाँ प्रैक्टिस में उनको चाहते तो उस जमाने में बहुत पैसा मिलता और वो एक बहुत पैसे वाले वकील के रूप में भारत में अपने को स्थापित कर सकते थे। लेकिन गांधी जी को कुछ और करना था, किसी और चीज के लिए उनका जन्म हुआ था। ये विधि का विधान है, सिद्धांत। वो किसी भी व्यक्ति को भेजते हैं, किसी न किसी कारण से भेजते हैं। हम आप यहाँ भी बैठे हैं तो बहुत से लोग हैं नहीं बैठ सकते, लेकिन बैठे हैं तो कुछ न कुछ चर्चा परिचर्चा आपका भी रहा और आपका योगदान। उसी तरीके गांधी के योगदान को सर नहीं किया जा सकता। और गांधी एक युग है सर, गांधी एक युग है, आज किसी का युग नहीं है सर। इतिहास में कोई युग नहीं चला, गांधी जी चले 1915 से। हाँ, हम लोगों ने पढ़ा और उसके बाद 1948 तक जो है गांधी के युग चले। गांधी जी का बड़े संवेदनशील व्यक्ति थे और उनके अपने कुछ सिद्धांत थे और जीवन भर उन्हीं सिद्धांतों पे चलते रहे, जैसे सत्य पे, सत्याग्रह पे, अहिंसा पे। वो उनके दो मूल मंत्र थे। कहीं न कहीं वो भगवत गीता के बहुत बड़े हिमायती थे, जबकि थ्रू आउट इंग्लिश एजुकेशन के थे सर। उनको तो किसी टॉलस्टॉय और ये क्या कहते हैं और ही किसी फिलासफर का शिष्य होना चाहिए, लेकिन भगवत गीता उनको क्या मिल रहा था? कुछ न कुछ मिला और वही भगवत गीता की कृपा से गांधी बने। क्योंकि आप देखिए भारत में आए, छोटा सा आंदोलन पहले शुरू करते हैं चंपारण से और वहाँ राजकुमार शुक्ला जी उनको बुलाते हैं। फिर वहाँ से जब 16 में ये आते हैं लखनऊ आने के बाद वहाँ पे दो व्यक्ति मिलते हैं जो कानपुर के बाद में एक तरीके शिरोमणि हो गए, वो गणेश शंकर विद्यार्थी जी और माखनलाल जी। इन दोनों ने एकदम कम एज में उनसे कहा कि सर आप कानपुर भी आइए। और एक दिन क्या हुआ कि वो आके प्रताप प्रेस में बैठ गए और फिर उनकी करीब 7 बार कानपुर आए सर। और हर बार उनका एक अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में यहाँ दिखाई पड़ता है। गांधी फिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी जो एक अहिंसक दिखाई पड़ रहे हैं, उनके एक आध मंत्र तो ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि गांधी जैसा कठोर व्यक्ति हमें दिखाई नहीं पड़ता भारतीय इतिहास में। क्या ये नेहरू प्रेम इनकी दुर्बलता का प्रतीक था? सर हमें तो ये नहीं लगता नेहरू प्रेम का, लेकिन कुछ ये लगता है नेहरू ही उस समय भारत की दिशा दे सकते थे। क्योंकि नेहरू एक अपने को कहीं न कहीं से अंतरराष्ट्रीय चीजों में अपने को फिट कर चुके थे सर। अच्छा, लेकिन जो और भारत को सर्वोपरि जाना था, इसलिए हमें लगता है कि गांधी उसके बाद भी पटेल आ सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन श्याम बहादुर जी, एक और आपसे खाली कि नेहरू को लेकर के इतनी कंट्रोवर्सी क्यों होती है? सर जो कंट्रोवर्सी हो जा रही है जी, वो सिर्फ राष्ट्र के बंटवारे के और कश्मीर का वो देखिए सर, एक चीज हम बताएं कि बंटवारा तो सर उसका बीजारोपण 1857 में हो गया था। जिस समय बहादुर शाह जफर को शासक माना जा रहा था, कुंवर सिंह भी चलते हैं वहां पे उनका राज्यारोहण कराने, नानाजी की भी इच्छा थी, फिर उसके बाद बेगम हजरत महल की थी, अहमदुल्ला, सबकी जो है इच्छा यही थी कि उनको हम बनाए। उस समय मुस्लिम शासक के प्रतीक के रूप में नहीं थे, हिंदुस्तान के शासक के प्रतीक के रूप में थे। और अंग्रेजों को लगा कि अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल के अगर रहेंगे तो हम बहुत दिन तक नहीं रहेंगे, इसीलिए उन्होंने वहीं से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की और उनको एक अस्त्र के रूप में मिल गए सर सैयद अहमद शाह, जिन्होंने ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ कॉलेज, आप देखिए दोनों उसी के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना, दोनों का कॉन्फ्रेंस एक ही साथ होता था दिसंबर में, इसलिए कि मुस्लिम इंडियन नेशनल कांग्रेस से न जुड़े। उसी में कई चीजें हैं, ये तो इतिहास का विषय है, इसमें बहुत चर्चा हो सकती है सर। लेकिन नेहरू जी भी उस समय, अच्छा कुछ चीज गलतियां भी थी सर, जैसे बंगाल विभाजन आप देख रहे हैं। बंगाल विभाजन में ये कहा जाता है कि
लोगों को कहा गया गंगा जी का गंगा जल लेके आप वो जो है कसम खा के इस विभाजन का विरोध कीजिए। हिंदू के लिए गंगा जी सर पवित्र हो सकती है, लेकिन मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम वहाँ दोनों आंदोलन में था। और वही चीज आपको महाराष्ट्र में हो जाता। तो हमें उनकी भी भावनाओं को कद्र लेके चलना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए वो दिग्भ्रमित हो गए, कुछ लोग हो गए, लेकिन कुछ देश प्रेमी भी तो है सर, देश प्रेमी बहुत बड़े देश प्रेमी है सर। तो इस तरीके की आलोचना करना नहीं, नेहरू जी को सर, और एक नेहरू जो थे सर जी, उस समय भारत की जो आर्थिक नीति है हाँ, उसके एक प्रणेता के रूप में नेहरू गांधी में थोड़ा सा डिफरेंस था सर, कि वो बड़े उद्योगों के हिमायती थे और ये चाहते थे कुटीर उद्योग, आम आदमी का जनमानस का चले। लेकिन गांधी नेहरू जी चाहते थे कि अगर हमें विश्व समुदाय में खड़ा होना है, बड़े उद्योग, आज भी भिलाई आप देख लीजिए, बिल्कुल राउरकेला देख लीजिए, इस्पात कारखाना देख लीजिए, कानपुर में कितने बने और चले गए, लेकिन वो सब चल रहे हैं। तो बड़े कारखाने के हिमायती थे और उन्होंने विश्व में हमें कहीं न कहीं प्रतिस्थापित भी किया। ठीक बात, बहुत अच्छी बात कही। हमारे दोनों मेहमान बड़े खुल करके चर्चा कर रहे हैं इतिहास की और अपनी रक्षा संपदा की, और बड़े बेबाकी के साथ में, बड़े तर्कों के साथ में। आइए हम एक बार फिर अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर तिवारी से। डॉक्टर तिवारी, अभी हाल में आपने कहा कि हमने पढ़ा, अगस्त में रिपोर्ट भी आई कि हम तिगुना हैं, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, लेकिन अभी जो सरकार ने अग्निपथ की योजना बनाई उसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई। हालांकि परिस्थितियां हैं, सब कुछ है, और अग्निपथ में एक रुझान बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप एक सैन्य अध्येता हैं, आपको अच्छा ज्ञान है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? सर, ये जो योजना है सरकार की जी, इसमें मूल जो दृष्टिकोण रखा गया है जी, वो ये रखा गया है कि इस अग्निपथ में जो हमारा युवा है वो आएगा और कुछ समय सीमा तक उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब उसमें 4 वर्ष उन्होंने निर्धारित कर दिया। इन दिनों में उसे कुशलता की ट्रेनिंग दी जाए, और राष्ट्र यह चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेंड हों। अब वो स्थितियां आ रही हैं धीरे धीरे कि जब परंपरागत युद्ध नहीं होंगे, अब अपरंपरागत जितने युद्ध हैं उन युद्धों की जब शुरुआत होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेंड रहें। जैसे पहले सीमा पर लड़ाई होती है और बाकी लोग अपने अपने काम करते रहेंगे, वैसी नहीं है, क्योंकि अब साइकोलॉजी जो है वो ऐसे वायु अस्त्र डाले जाएंगे, ऐसे जैविक हथियार डाले जाएंगे, ऐसी तमाम अन्य चीज़ें डाली जाएंगी कि इसी में सर देखिए, अब तमाम चीज़ें जब आएंगी तो उसकी अगर जागरूकता आप में नहीं होगी तो आप केवल सेनाएं ही बॉर्डर पर लड़ करके अब काम नहीं कर सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड हों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा हर चीज़ को जान पाएं, इसलिए छोटी अवधि में भी ज़्यादा लोगों को भर करके सैनिक, अच्छा उसमें भी दिया है कि जो बहुत योग्य होंगे, उनकी कौशलता बहुत अधिक होगी, उनको सेना में रख लिया जाएगा, अन्य लोगों को हम पुलिस में या अर्धसैनिक बल में या अन्य कहीं पर हम रखेंगे। हमारे भारत में सर जितनी संख्या हमारी जो है वो स्थायी सेना की है, उससे 3 गुनी संख्या अर्धसैनिक बलों की है। सीमा सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल, भारत सीमा तिब्बत सीमा बल, ऐसे तमाम चीज़ें रखी गई हैं, उनको लिया जाएगा। अब ये तो मैंने बताई सरकार की सोची हुई नीति। अब इसमें देश की जनता क्या सोच रही है? देश की जनता सोच रही है कि 4 वर्षों तक हमें प्रयोग किया, ट्रेनिंग दिया, उसके बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि उनको पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन वो पूरे जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ, एक जनभावना हम इसके जो है विद्यार्थी होने के नाते एक चीज हमारे भी दिमाग में बात आ रही है, वो खुलकर आज हम बता रहे हैं, वो ये है कि जिन लोगों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उनसे हम देश का काम ले। कौशल की तो जरूरत ये होती है कि सेना का जो सिपाही होता है वो बहुत नेतृत्व वाला होता है, अनुशासित होता है। अन्य क्षेत्रों में जब उसे डालेंगे तो अनुशासन की थोड़ी सी जो उसकी ट्रेनिंग है वहां लूज होगी, ये सेना को भी बर्दाश्त नहीं होती है। और उसके जो अब मान लिया रिटायर्ड सैनिक होता है, वो भी अपने को सैनिक ही समझता। पूरी जीवन सर एक बार अगर सैनिक ट्रेनिंग हो गई, यहां तक कि अगर 15 दिन आपने कैंप कर लिया सेना का, तो भी वो व्यक्ति पूरे जीवन अनुशासित रहता है।
अनुशासित जीवन रहना सेना का एक सिपाही का लक्ष्य होता है। वो इतनी सरकार को और ध्यान देने की जरूरत है, जिस भी क्षेत्र में उसको रखे उसकी अनुशासनशीलता बिल्कुल बनी रहे। ये कहीं न कहीं कोई बात आती है तो इस पर और एक ध्यान देने की आवश्यकता है, और उसको रोजगार में इस तरह लगे कि उसको कभी भी अनुशासनहीनता या अनुशासन की अन्य श्रेणियों में उसको कभी नीचा न देखना पड़े। इतनी हमारी और जो है इसमें जोड़ने की इच्छा हो। लेकिन दिनकर जी, जैसे भी आप बता रहे हैं जी, आपने ठीक कहा कि ट्रेंड हो जाना चाहिए। अब ऐसे युद्ध आ रहे हैं, अधुनातन परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि व्यक्ति को ट्रेंड, तो फिर क्यों नहीं तमाम देशों में ये व्यवस्था अपने देश में भी कर दी जाए कि सैन्य जो है शिक्षा अनिवार्य कर दी, कंपल्सरी क्यों नहीं की जानी चाहिए। अब आप देखिए, अन्यथा मत लीजिएगा, आप सैन्य विज्ञान डीएवी कॉलेज में है और कहाँ पर है, एक सुना लखीमपुर में भी है जी, लेकिन और कहीं पर ज़्यादातर यहाँ पर सुना विशेषडी में भी है, लेकिन कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? विद्यार्थी नहीं आते। तो अगर एक एनसीसी को आपने लिया है, लेकिन वो अब धीरे धीरे उसका भी जैसे लगता प्रभाव कम हो रहा है। पहले एक सी सर्टिफिकेट होता था, उससे बड़ा लाभ मिल जाता था। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि जब हम अग्निपथ की बात कर रहे हैं, क्यों ना हम सैन्य शिक्षा को अपने देश में अनिवार्य कर दें जैसे अन्य देशों में हो रहा है, और उसके द्वारा हम अपना आत्मबल भी बना लेंगे, अनुशासन भी बना लेंगे, और उसके बाद जरूरत पड़ने पर हम उनका चयन भी कर लेंगे। क्या कहना है सारे? सर ये बहुत सही आपने कहा है, और हम ये चाहते हैं, जैसे आप इस बात को सर उठाए हैं, यही आवश्यकता है। हमें इस शिक्षा को, हमारे इस विषय को ये सारे विश्वविद्यालयों में, यहाँ तक कि छोटे हिसाब से जैसे इंटर से ही इसको शुरू कर देनी चाहिए। और अगर सैन्य शिक्षा सबको दी जाए तो जो बातें हमने अभी बताई थी कि क्या प्रचार और अफवाह में अंतर हम नहीं समझे पा रहे हैं, तमाम छोटी छोटी चीजें जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, मनोबल क्या होता है, हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी होती, आश्चर्यचकित कैसे करना, छोटी छोटी बातें जो हम सेना की तमाम चीज़ों को जो जानने के लिए आज हम ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, अगर उसको सब्जेक्ट में डाल दिया जाए तो जैसे अन्य विषय हैं उसको ही पढ़ करके जब तक छात्र इतने की तैयारी करेगा कर लेगा। यह प्रश्न सर आपका बिल्कुल बहुत उचित है, और सरकार को यह करना भी चाहिए कि इस विषय को इतना खर्चा करने के बाद जो आप जो ट्रेनिंग देने जा रहे हैं उसका 50% ट्रेनिंग तो विषयों के इन पाठ्यक्रम में ही डाल करके दिया जा सकता है, और इसको छोटे स्तर पर जैसे माध्यमिक विद्यालयों से शुरू करके और सभी जगहों पर शुरू किया। अभी बहुत आपने सही प्रश्न किया कि जैसे कानपुर में 3 विद्यालय हैं, पीजी में हैं, बाकी और कहीं है ना, ऐसे करके दूर दूर पर हैं। अगर इसको रक्षा अनुसंधान के नाम से या सैन्य विज्ञान के नाम से किसी विषय में अगर इसको डाला जाए तो लड़के छोटी छोटी बातों को इन तमाम कोर्सों में सीख करके समझ करके तमाम अनुशासित हो जाएंगे और देश का बहुत ज्यादा आधार बन जाएगा। ठीक बात जी। समर बहादुर जी, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि 3 प्रकार का इतिहास लेखन हुआ जी सर, एक वामपंथी, एक दक्षिणपंथी और एक प्रगतिशील, शायद यही तो आप कह रहे थे। थर्ड स्कूल ऑफ हिस्ट्री इलाहाबाद। चलिए वहाँ की बात कर लीजिए। लेकिन उसको कभी कभी लोग उसको प्रगतिशीलता के रूप में भी देखते। खैर जी जी, अब आप बताइए कि इस समय लेखन जो हो रहा है इतिहास का, उसका क्या रुख चल रहा है? क्या जो रुख चल रहा है, क्योंकि उसको लेकर के भी काफ़ी विवाद हो जाते हैं, खड़े खड़े हो जाते हैं। जैसा भी कोई कहता अभिव्यक्ति की बात को लेकर के हो जाते हैं। तो जो इतिहास लेखन हो रहा है, क्या वो सही दिशा में हो रहा है या फिर उसमें अभी इतिहास लेखन पूरी क्षमता से हो ही नहीं रहा है क्योंकि विद्यार्थी नहीं है, उतने रुचि लेने वाले लोग नहीं है? और क्या किया जाना चाहिए? सर हमारी समझ से तो पूर्वाग्रसित होकर कोई न इतिहास पढ़ना चाहिए न लिखना चाहिए। जो निश्चल भाव से आ रहा है वो भी नेशनल इंटीग्रेशन को ध्यान में रखते हुए। कभी कभी इतिहास में कुछ बातें नहीं लिखी जाती हैं, उसका वही रीजन होता है कि वो राष्ट्रीय एकता अखंडता में कहीं न कहीं हो सकता है किसी के मन में आ जाए। तो उसी तरीके जो भी लेखन हो रहा है उस पे शोध हो रहा है, लोग बैठ रहे हैं, आपस में विचार विमर्श हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वो विचार विमर्श एकांगी हो जा रहा है कहीं। हाँ। तो हमारी समझ से एकांगी नहीं होना चाहिए। सब चीजों को लेकर एक जो थर्ड स्कूल ऑफ हिस्ट्री एक सही दिशा थी उसी पे होना चाहिए। जैसे इलाहाबाद वाले काफी कुछ शोध तर्क के आधार पर देते थे, चाहे डॉक्टर बेडी प्रसाद हों, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हों, चाहे
फिर उसके बाद प्रोफेसर राधेश्याम जी का भी थोड़ा सा अलग व्यूज था, लेकिन फिर भी उनके तर्कों को हम लोग देखते थे, सुनते थे, वो तर्क के आधार पर देते भी थे। कई ऐसी स्थितियां आती थी, जैसे उनका एक उदाहरण हम आपको दें कि साहब वो सरजदनाथ सरकार श्री राम शर्मा साहब तो औरंगजेब को धर्मांध मानते थे, लेकिन प्रोफेसर राधेश्याम जी ने कभी नहीं माना। कहा धर्म जो आदमी की एक व्यक्तिगत चीज हो सकती है, अगर राज सत्ता में है तो धर्म एक दृष्टिकोण हो सकता है, उसकी नीति नहीं हो सकती है। मान लीजिए कोई भी शासक है, वो नीति पे नहीं चल सकता है, उसका दृष्टिकोण व्यक्तिगत होगा, लेकिन जो एक सार्वजनिक जीवन का होगा वो भी अलग दृष्टिकोण होगा। तो कभी इस तरीके के नहीं है। कभी कभी तो इतने उत्साहित हो जाते थे कि हम लोगों को क्लास में कहते थे अगर औरंगजेब का बस चले तो अपनी कब्र से उठ के आए और कहे जिससे सरजदनाथ सरकार से मैंने तो ऐसा नहीं किया था, क्यों आरोप लगा रहे हैं। तो कई चीजें थी उनके साथ, लेकिन अब उनके भी तर्क थे, उसको भी हम लोग सुनते थे, लेकिन दोनों के तर्क कभी हम लोगों ने लिखा ही नहीं। सर दोनों के भाव को लिख के लास्ट में ये कह दिया जाता था कि उनका आधार ये है, इनका आधार ये है, और फिर उसके बाद टीचर के ऊपर छोड़ दिया जाता था। वो इतिहासकार होता था, तो वो जो निश्चल समझे उस हिसाब से। देखिए सब राधू जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है जी सर कि ये एकांकी का क्या मतलब है? जो क्या इस समय देश की बदलती राजनीति है, या बदलता रुख है, या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो नई धारा बह रही है, क्या उस ओर लिखा जा रहा है या उसकी उपेक्षा करके दूसरी ओर लिखा जा रहा है? हाँ सर, ये चीज आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। मुझे कभी कभी लगता है कि जो इतिहास लिखा गया है या बीच का जो इतिहास हमारा है वो उपेक्षित न हो, उसको भी जाना जाए और भी चीज जानी जाए, हमारी जो अच्छी चीज है उसको लाई जाए। कुछ लोगों ने जो इग्नोर कर दिया था, शोध करके उसको लाया जाए, लेकिन किसी भी इतिहास को गलत न बताया जाए। उसको आप रिसर्च कीजिए कि अगर वो गलत है तो गलत भी ले आके दिखाइए, लेकिन आप दिखाएंगे कहाँ से? क्योंकि उस जमाने में इतिहास लेखन एक तरीके से शासकों की नीति रही है। जैसे अकबर का काल, अबुल फजल लिखता है अकबरनामा, अकबर के हिसाब से निकलता है, और वही बदायूनी है उनकी आलोचना करता है। इसके माने कहीं न कहीं निश्चल चीजें चल रही थी कि एक शासक की उसी के शासन काल में एक व्यक्ति आलोचना कर रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें इस तरीके का व्यक्तित्व कृतित्व चाहिए सर। अब आखिरी में आप लोगों से एक सवाल और पूछूंगा जी। निरंकार जी, हमको ये बताइए, भारत को इस समय चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए ताकि हम थोड़ा निश्चिंत भी हो सके और दूसरी हम समृद्धि की ओर भी बढ़ सके, क्योंकि अब तो 75 साल पूरे कर चुके हैं। क्या करना चाहिए? जी सर, भारत को सर इस समय चीन और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से भारत का व्यवहार अभी है, हम शक्ति की तो धारणा इसलिए रखेंगे क्योंकि वो नादान पड़ोसी है हमारा, और उसका इतिहास इतना बताता है जब से विभाजन हुआ आज तक वो बीच बीच में दिक्कतें पैदा करता है, तो उसकी तरफ हमें शक्ति का व्यवहार रखना है। अब उसके किसी अन्य मुद्दों पर जिस तरीके से वो अटक भटक रहा है, उस पर हमें बिल्कुल दृष्टि ये रखनी है कि वो कभी भी परेशान होकर के हमारी तरफ ही, क्योंकि उसको और कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है और हमें उससे टेरर का भाव पैदा करना है, उसको दबाए रखना है, ये तो बिल्कुल सच्ची नीति है। दूसरी बात यह है सर, पेट और पड़ोसी जब भी गड़बड़ करता है तो वो गुड़गुड़ करता है। गुड़गुड़ करेगा पेट अगर, तो उसे औषधि की जरूरत है, और पड़ोसी अगर गुड़गुड़ करेगा तो उसको भी औषधि के रूप में उसके समकक्ष जो चीजें होनी चाहिए वो देना चाहिए। तो पाकिस्तान को शक्ति की आवश्यकता होती है, उसको शक्ति के हिसाब से देखना चाहिए, उसको हमेशा दबाए रखने की जरूरत है। लेकिन चीन में हमारा व्यवहार दूसरा हो जाएगा। चीन सर एक बड़ी आर्थिक शक्ति है, चीन ताकतवर भी है, और भारत चीन के हिसाब से आर्थिक शक्ति में उससे अधिक होने की संभावना रखता है और है भी, और आगे जाएगा भी। चीन के साथ हमें सम व्यवहार की दृष्टि रखनी चाहिए। और एक चाणक्य ने सर वो नियम लिखा था कि हमारे यहाँ पहले नियम दिया गया था कि साम दाम दंड भेद, ऐसी नीतियां चलती थी पुराने उसमें। इसमें एक चाणक्य ने एक बहुत सुंदर सा एक द्वैधी भाव
प्रकार दिया विदेश नीति का। द्वैधी भाव का ये होता था कि हम शक्ति तो बरतें, हम उससे दुश्मनी का भाव भी रखें, उससे बढ़ने की आदत भी रखें, लेकिन उसकी चाल ढाल में हम उसे ये दिखावें कि हम आपकी मित्रता की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। क्या बात। तो उसको मित्रता की तरफ सारे पैमाने देते हुए भी, जैसे अभी एक चीन राष्ट्र का वन चाइना पॉलिसी का है सर, रोज रोज वो हमसे पूछ रहा है, और भारत गोलमोल जैसा बहुत बढ़िया उत्तर दे रहा है कि हमने कभी भी इसका विरोध नहीं किया है, लेकिन उसको हम दोबारा हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं। अब वो ताइवान से फंसा हुआ एक वन चाइना पॉलिसी की बात हमसे अब कर रहा है। तो हमें द्वैधी भाव की यहाँ पर चाणक्य की नीति अपनानी है कि हम उसे शक्ति से उससे बढ़ने के हर प्रयास करते रहेंगे, और उससे दुश्मनी का नहीं, उससे संभाव के लिए हाथ बढ़ाते रहेंगे। बहुत अच्छी बात कही सोहन बहादुर जी। अब आपसे भी कि जिस तरीके से आपने विवेचन किया, कहीं एकांगी है, निश्चल है, भाई इतिहास है तो कम से कम आने वाली पीढ़ी को सही बात तो बताई जाए। क्या करना चाहिए इसके लिए? आप जैसे प्रोफेसरों को कुछ करना चाहिए, यूजीसी को कुछ करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, कोई ऐसी कमेटी बना देनी चाहिए, तो क्या करना क्या चाहिए? क्योंकि इतिहास को लेकर के जितना विवाद हो रहा है उसको तो खत्म होना ही चाहिए। सर आप सही कह रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा होता क्या है कि सर इतिहासकार की भी जिम्मेदारियां आज के परिपेश में कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है सर। और इतिहासकारों को थोड़ा सा इस समय संयम से काम लेना चाहिए। बहुत सही बात है। अगर संयम से काम लेंगे और वही एक रियल हिस्ट्री लेके आएंगे तभी कुछ काम चलेगा। गलत चीज कभी किसी को नहीं पढ़ाना चाहिए। बहुत तो इससे कई जनरेशन सर खराब होती हैं। तो एक शोध की आवश्यकता है, शोध परक चीजों की आवश्यकता है, समाज में उसको उठने बैठने की तार्किक दृष्टिकोण की डेवलप करने की आवश्यकता है। और इन सब सारी चीजों को ला के अगर हम उसको हर स्तर पे, कॉलेज लेवल पे सर, फिर उसके बाद विश्वविद्यालय लेवल पे, फिर उसके बाद जो है प्रदेश लेवल पे, फिर देश लेवल पे, सब जगह जो अगर हम इसके प्रति जागरूकता लाए और एक अच्छे लोग आए। कमेटी इस तरीके की नहीं बननी चाहिए सर कि वो कहीं न कहीं से प्रेजुडिस हो के या वो कहीं न कहीं से कुछ हो। ये देखे जो निश्चल कार्य कर रहा है उसी को लाना चाहिए सर, और उसी को जाना भी चाहिए, नहीं छोड़ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। तिवारी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर समर बहादुर सिंह जी आपको, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की और आपने सुना क्या नीति होनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ सख्ती, कोई मुरवत नहीं, लेकिन चाइना के साथ मैत्री का भाव तो दिखाओ, लेकिन अपनी शक्ति में कहीं से भी कोई कमजोरी मत आने दो। जी सर, यही नीति है और भारत इसी नीति पर चल भी रहा है, एक अच्छी बात है। और वही दूसरी ओर इतिहासकारों से अपेक्षा है कृपया संयम बरतें, और संयम क्या, अपने लेखन में, अपने विचारों में, अपने शोध में, और साथ में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें। अगर इतिहासकार इसे नहीं निर्वाह करेंगे तो ध्यान रखिएगा आने वाली पीढ़ी भी विचलित होगी और इतिहासकारों को माफ नहीं करेगी। देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।